सहीराम और मालती के 3 बेटे थे। तीनों ही बहुत संस्कारी और सज्जन थे। एक एक करके तीनों की शादी हो गई और घर हरा भरा हो गया। तीनों बेटे अपने माँ की हर एक बात मानते थे, लेकिन तीनों की पत्नियां आने से उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगा। मालती बड़ी बहू चंद्रिका से बोली, बहू, तुम्हारे पिताजी एक फल लाए हैं, तुम इन्हें 4 हिस्सों में बांट लो और सबका हिस्सा सबको दे दो। चंद्रिका ने सोचा कि जब हिस्से मुझे ही करने हैं तो मैं पहले अपना हिस्सा ज्यादा निकाल लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। उसने उसमें से थोड़े से फल निकाले और चुपचाप से जाकर कमरे में रख आई। जो बाकी बचे उसमें से 4 हिस्से करके बोली, माँ जी, गौरी, सिया, अपने अपने फल ले जाओ। सबने फल उठा लिए। सहीराम जब घर के लिए कुछ लाता था तो सबके लिए इकट्ठा लेकर आता था, फिर वो 4 हिस्सों में बराबर बंट जाता था। घर में केवल 2 बेटे कमाने वाले थे। छोटा बेटा अभी नौकरी की तैयारी कर रहा था। आजकल मालती ने सामान बांटने का काम चंद्रिका को दे दिया था, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी। एक दिन चंद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे आज तो पिताजी गर्मा गर्म इमरती लाए हैं। मेरा बड़े दिन से मिठाई खाने का मन था, मैं जल्दी से बांट देती हूँ, लेकिन सबसे पहले थोड़ा अपने कमरे में रखाती हूँ। मैं और डुगू बाद में पेट भर कर खाएंगे। चंद्रिका ने झटपट इमरती अपने कमरे में छिपा दी और बाकी के 4 हिस्से कर दिए। सिया गौरी से बोली, दीदी, हम लोगों की मिठाई तो कब की खत्म हो गई, लेकिन मैंने चंद्रिका दीदी को आज संदूक में से इमरती निकालकर खाते हुए देखा। भला ये कोई संदूक में रखने की चीज है? सिया, तुम मानो या न मानो, दीदी कुछ तो गड़बड़ घोटाला करती है। हम सबका सामान तो खत्म हो जाता है, लेकिन दीदी का तो बढ़ता ही जाता है। याद है ना, पिछली बार उन्होंने अंगूर भी खा लिए थे और बचे हुए अंगूरों की किशमिश भी बनाकर रख ली थी। हमारे तो एक बार खाते ही खत्म। मैंने दीदी को कई बार रसोई की चीजें छिपाते हुए देखा है, लगता है दीदी पर नजर रखनी पड़ेगी। एक बार आम का मौसम था। सहीराम आम की पेटी उठा लाया। वैसे भी गांव में आम सस्ते मिल जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी चंद्रिका ने करीब 2 किलो आम पहले ही चुरा लिए और बाकी के बचे आम बांट दिए। और इस बार सिया और गौरी ने उसकी चोरी पकड़ ली। सिया गुस्से से बोली, दीदी, पेटी के आम तो बांट दिए, लेकिन जो आम आपने अपने कमरे में चुरा कर रखे हैं उनके हिस्से कौन करेगा? चंद्रिका हड़बड़ाते हुए बोली, चोरी? किसने की चोरी? मैं क्या तुम्हें चोर नजर आती हूँ? सुनो जी, मुझ पर सरेआम इल्जाम लगा रही है। माँ जी, मैंने खुद दीदी को आम चुराते हुए देखा है। आम ही नहीं, इमरती, अंगूर और न जाने क्या क्या चुरा कर अपने कमरे में ले जाती है। चंद्रिका बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं, वो तो माँ जी कहती है तो मैं बांट देती हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। दीदी, पिताजी जो भी सामान लाते हैं उस पर हम सबका अधिकार है, तो वो सामान बराबर बंटना चाहिए, लेकिन आप तो पहले ही चुरा कर अपने कमरे में ले जाती हो। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं बंद हो गई। आज मेरा मायका गरीब नहीं होता तो मुझ पर ही इल्जाम नहीं लगते। खाओ कसम कि तुमने मुझे आम चुराते देखा है। अरे बहू, रहने भी दो, क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं सीधी सादी हूं ना, इसलिए मुझे इस घर में कोई कुछ नहीं समझता। तभी गौरी उसके कमरे में गई और वहां छुपाए हुए आम उठा लाई। गौरी आम दिखाते हुए बोली, अब ये भी बता दो दीदी कि ये आम नहीं तो क्या आलू है, और ये आपके कमरे में कैसे आए? चोरी के आम देखते ही सबको गुस्सा आ गया। चंद्रिका का चेहरा उतर गया। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। सहीराम ने कहा, आज के बाद मैं इस घर में कुछ भी सामान खरीद कर नहीं लाऊंगा। अब घर के सामान लाने की जिम्मेदारी तीनों बेटों की रहेगी। पैसे इन तीनों के हैं तो सामान भी वही लाएंगे। उसके बाद कम से कम घर में कोई अपने सामान की चोरी तो नहीं करेगा। ये सोचकर तीनों बहुएं घबराने लगी। तीनों भाइयों में बड़ा भाई मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। उससे छोटा अशोक एक साहब के यहाँ बही खाते लिखता था और सबसे छोटा राहुल अभी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था। दोनों भाई अपने बाबूजी के हाथ में पैसे दे देते थे
महीने का खर्च उन्हीं की जिम्मेदारी थी। चंद्रिका फटाफट से बोली, बाबूजी ठीक है, तीनों भाइयों में बराबर का हिस्सा बांट दीजिए। कैसा हिस्सा दीदी? इनको तो केवल 8,000 रुपए मिलते हैं और वो भी ये बाबूजी के हाथ में सौंप देते हैं। दीदी इतना तो काम ही नहीं है, और आपको तो पता ही है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और उसके लिए भी पैसे चाहिए। जो चोरी करेगा वही सामान लाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी तुम लोग करते हो और ना मेरे ऊपर लगाते हो। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी ही साजिश है। तुम दोनों ने ही आम चुराकर मेरे कमरे में रखे होंगे। चलो तो खाओ कसम कि तुमने आम नहीं चुराए। हे भगवान, इतना बड़ा कलंक! अब मैं इस घर में तुम लोगों के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। सही राम अपनी बहुओं को लड़ते हुए देख रहा था। वो जानता था कि उसकी दोनों छोटी बहू ठीक और बड़ी बहू गलत है। वो चोरी करती है। कई बार सही राम की जेब से भी पैसे गायब हुए थे, लेकिन घर की बात घर में ही रह जाए, ये सोचकर उसने पैसे चोरी की बात किसी से नहीं कही। एक बार मालती की पायल भी चोरी हुई थी। वो भी चंद्रिका के कमरे में ही रखी हुई मिली थी, लेकिन वो तो उन्होंने बच्चों की शरारत समझी थी। लेकिन अब समय आ गया था कि उसे सबक सिखाया जाए। सही राम गुस्से से बोला, चंद्रिका बहू, शांत हो जाओ। अगर तुम इनके साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, अपने तालाब किनारे वाले घर पर जाओ और वहीं अपने रहने की व्यवस्था कर लो। वाह बाबूजी, अच्छा फैसला किया आपने। मेरे पति की सारी कमाई तो आप लोगों में खत्म हो गई और अब हमें तालाब पर भेज रहे हो। तालाब पर भेजना है तो इन दोनों को भेजो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और आपका मन हो तो आप भी जा सकते हो। वो तालाब उनके पूर्वजों का था। उसी के पास उनका पुश्तैनी कच्चा मकान बना हुआ था, जो बरसों से बंद था। सही राम ने सिया और गौरी से कहा, बहू जाओ और तालाब वाले घर की सफाई कर लो, अब हम वहीं रहेंगे। चंद्रिका और मोहन को छोड़कर सब लोग तालाब के किनारे वाले मकान में चले गए। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे 12,000 तनख्वाह मिलती थी, जिसमें वो 5,000 सही राम को देता था और 8,000 अशोक देता था, और इसी से घर का खर्च चलता था। चंद्रिका बड़बड़ाई, अब देखती हूँ 7,000 में कैसे घर चलेगा। आए बड़े मुझे चोर बोलने वाले। लेकिन गौरी और सिया को चिंता होने लगी कि अब वो सब इस कच्चे मकान में कैसे रहेंगे और कैसे घर का गुजारा होगा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन उसके बाद घर में दिक्कतें होने लगी। बाबूजी, चावल भी नहीं है। अरे कोई मुझे खांसी की दवाई भी ला दो। खांसते खांसते पसलियां दर्द होने लगी है। सही राम परेशान होते हुए बोला, बहू क्या बताऊं, पैसे तो कब के खत्म हो गए, कहाँ से लाऊं सामान। मोहन साथ में था तो आसानी से घर चल जाता था। उसने भी उस दिन के बाद एक बार बात करने की कोशिश नहीं की। सही राम की बात सुनकर सभी परेशान होने लगे। सिया और गौरी आपस में बातें करने लगी। दीदी, बाबूजी की कमाने की उम्र नहीं रही और अशोक भाई साहब की तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। अब लगता है हमें ही कुछ करना होगा, तभी हमारे घर का खर्च चलेगा। तभी मैं और राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। सिर पर इतना आपदा आन पड़ी है और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। अरे छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ाई? दीदी, पढ़ाई के खर्च के लिए मैंने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी, उसी से पढ़ रही हूँ, और ये भी ट्यूशन देकर अपना खर्च निकाल ही लेते हैं। तो तुम लोगों के खाने पीने और तेल साबुन का खर्चा नहीं है क्या? अब यही अकेले क्या करें? सिया को एहसास हो गया कि सब काम कर रहे हैं, बस हम लोग ही निठल्ले हैं इस घर में। अब हमें ही कुछ करना होगा। अगली सुबह सिया उठकर बाहर गई और खुरपी से तालाब के किनारे किनारे खुदाई करने लगी। उसे ऐसा खुदाई करते देख मालती ने पूछा, क्या कर रही हो बहू? माँ जी, क्यारी बना रही हूँ। इसमें मैं सब्जियों के बीज लगाऊंगी ताकि हम अपनी उगाई ताजा सब्जियां खा सकें। इससे हमारा सब्जियों का खर्च बच गया और तालाब से ही हमारी इस छोटी सी खेती में पानी लग जाएगा। मालती ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो बोली, ठीक है, हमारे गांव में बहुत किसान हैं, मैं उनसे बीज लेकर आती हूँ। सिया को काम करते देख गौरी भी उसके साथ खुदाई करने लगी। दोनों बहुओं ने खुदाई करके वहां कई तरह की साग सब्जियां बो दी। उपजाऊ जमीन के कारण बहुत जल्दी
बीज अंकुरित हो गए। एक दिन राहुल और सिया दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी उन्हें उसमें एक छोटी सी मछली फुदकती दिखाई दी। सिया खुश होते हुए बोली, राहुल, हमारे तालाब में मछली। हाँ सिया, बरसात के दिनों में इस तालाब में छोटी छोटी मछलियां पैदा होती हैं। पिछली बार तुमने देखा नहीं था कि गांव वाले कितनी मछलियां पकड़ कर ले गए थे। सिया कुछ देर सोचकर बोली, शायद तब हमारा इस तरफ ध्यान नहीं गया था। राहुल, इसमें छोटी नहीं बल्कि हम बड़ी मछलियों के अंडे डालेंगे ताकि हम इसमें मछली पालन का व्यवसाय कर सके। जानते हो, इससे हमें बहुत आमदनी होगी। दिमाग तो तुम्हारे अंदर बहुत है। पहले सब्जियां उगा ली और अब मछली पालन। मैं इस बारे में बाबूजी से बात करता हूँ। समय गुजरता गया। कुछ दिन घर का खर्च कर्ज लेकर चलता रहा और फिर धीरे धीरे खेत में सब्जियां आने लगी। सहीराम ने मछली पालन की इजाजत भी दे दी। अब तालाब में बड़ी मछलियां हो गई, जिन मछलियों के व्यापारियों ने अच्छे खासे दाम दिए। उधर चंद्रिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पहले खाने और खर्चे का अंदाजा ही नहीं था और अब 12,000 चुटकियों में उड़ जाते हैं। उस पर मोहन का काम भी छूट गया। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। उनका 3 साल का बेटा डुग्गू इतना बीमार हो गया कि उनके पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं रहे। चंद्रिका मोहन से बोली, आप एक बार तालाब पर जाकर अपने बाबूजी और अपने भाइयों से बात क्यों नहीं करते? थोड़े बहुत पैसे उन्हीं से ले लो। डुग्गू को डॉक्टर को नहीं दिखाया तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। उनसे पैसे ले लो? किस मुंह से लो? आज अगर तुम ठीक होती तो मुझे मेरे भाइयों से अलग नहीं होना पड़ता। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम परिवार से अलग रहना चाहती थी ना, तो रहो अब अलग। सुना है दोनों बहुएं तालाब किनारे सब्जियां उगाकर बेच रही हैं। हमारे तालाब में मछली पालन भी होने लगा है। देख लिया दोनों बहुओं को तालाब किनारे भेजने का नतीजा। चंद्रिका रोने लगी और बोली, मैं जाऊंगी और उनके पैरों में गिर जाऊंगी, जाकर माफी मांग लूंगी, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे डुग्गू को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मोहन और चंद्रिका सहीराम के पास गए और बोले, बाबूजी, डुग्गू बीमार है। मेरा काम छूट गया। घर में एक पैसा भी नहीं बचा। आप यहाँ सब्जियां उगाकर बेच रहे हो, मछलियां भी अच्छी बड़ी हो रही हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो हम डुग्गू को अस्पताल ले जाते। मोहन, ये सब मेरा नहीं, मेरी दोनों बहुओं का है। उन्होंने ही अपनी मेहनत से तालाब के किनारे सब्जियां उगाई और उन्हें बेच रही हैं। और ये मछलियां भी उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। कम से कम कोई चोरी नहीं कर रहा। पैसे मुझसे नहीं, उनसे मांगो। तुम लोगों ने ही तो उन्हें पक्के मकान से निकालकर कच्चे घर में भेजा था। इस बार मछलियों के बिकते ही दोनों बहुएं मकान भी पक्का बनवा रही हैं। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप जो सजा दोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिलहाल मेरे डुग्गू को इलाज की सख्त जरूरत है, वरना वो मर जाएगा। सिया और गौरी चंद्रिका की बातें सुन रही थी। वो दोनों जल्दी से उसके पास आई और बोली, डुग्गू इतना बीमार है और दीदी आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? इतने दिन हो गए हम यहाँ आए, आप लोग माँ बाबूजी से भी मिलने नहीं आए। भला ऐसे भी क्या नाराजगी? अब चलो जल्दी, डुग्गू को डॉक्टर के पास ले जाना है। ये सुनते ही चंद्रिका की आंखें भर आई। वो बोली, मैं बुद्धिहीन जरा से लालच में चोरी कर बैठी, जिसके कारण मैंने अपना परिवार खो दिया। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है। वो सब भूल जाओ दीदी, चलो डुग्गू को अस्पताल ले चलते हैं। वो लोग डुग्गू के पास पहुंचे और उसे हॉस्पिटल ले गए। सही समय पर इलाज मिलने पर वो कुछ दिनों में ही ठीक हो गया। सिया और गौरी चंद्रिका से बोली, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग फिर से पहले की तरह एक साथ घर में ही रहे? ये सुनकर चंद्रिका की आंखें भर आईं। वो बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे माफ कर दिया। अब मैं पिछली गलतियां भूल से भी कभी नहीं दोहराऊंगी। देखा बहू, संगत का असर। मेरी तालाब किनारे वाले बहुओं ने मेरा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। अब तुम भी यहीं रहकर इन दोनों की मदद करो। फिर पूरा परिवार एक साथ मिलकर तालाब किनारे खुशी खुशी रहने लगी।